हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, जिसे हिंदी में कहा गया है क्रिया। और आगे बढ़े उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि वर्ब किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा है हमने क्रिया। तो जब भी बच्चों अपन वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में हम देखते हैं कई सारे शब्द ऐसे आते हैं जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि कोई कुछ काम हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू। अब इसमें एक शब्द आ रहा है टीचिंग। ये क्या कर रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इस शब्द को हमने नाम दिया है टीच। जो टीच शब्द है उसकी आईएनजी फॉर्म है, यहां हमने लिखी है, और ये शब्द ही कहलाता है वर्ब। एक बार आगे बढ़े से पहले बता दूं कि हम पढ़ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों, और इसमें एक सेंटेंस में जितने शब्द आए हैं उनको हमें अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। और इसी में से एक कैटेगरी या एक आता है क्लासिफिकेशन, उसको हमने नाम दिया है वर्ब। और जैसे हम देखते हैं आई क्या है? आई आपका है प्रोनाउन है। एम ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी मेन वर्ब है। वो जो यू शब्द है ये भी आपका प्रोनाउन है। तो वाक्य में अलग अलग शब्द आते हैं और उनमें से एक ऐसा शब्द भी आ रहा है कि जो ये बताता है कि कुछ न कुछ कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन या कुछ काम इसके द्वारा बताया जा रहा है। और ऐसे शब्दों को ही बच्चों हमने नाम दिया है वर्ब और क्रिया। इसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो क्या? वर्ड्स विच शो एन एक्शन, कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य का होना बताएं या ऐसा हमें लगे कि कुछ काम हो रहा है, ऐसा उन शब्दों से प्रतीत हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं वर्ब या क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए रन है, ईट है, प्ले है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि ये वर्ब के बारे में कह रहे हैं कि ये वर्ब वाले शब्द हैं। और ऐसे हजारों की संख्या में शब्द हमारे पास में हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कोई न कोई एक्शन किया जा रहा है। यदि आपने इतना जान लिया है बच्चों, तो हम आपको बताएंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो वर्ब के हमारे सामने दो प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है, उसको हमने लिखा है काइंड्स ऑफ वर्ब, और ये है दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक का नाम दिया हमने हेल्पिंग वर्ब है, जिसके और भी दो नाम है। इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या इसे वीक वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी में इसको नाम दिया है सहायक क्रिया। दोबारा और देख लें, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, या वीक वर्ब कहलाती है, और हिंदी में इसे आप कहोगे सहायक क्रिया। पहला तो ये है, और दूसरा है मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मुख्य क्रिया। समझ गए आप? मुख्य क्रिया। पहले हम एक बार देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। और ये हम बता दें आपको कि किस प्रकार से काम आ रहे। तो ये टेंस वाइज मैंने आपके सामने लिखा है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में आती है इज, एम और आर। ये तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन इज आता है एक वचन में आता है, आर आता है बहुवचन में, और एम का प्रयोग होता है आई के साथ में। यदि इनको आप पास्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा वॉज और वर। वो हो जाता है एक वचन में, वर आता है बहुवचन में। ठीक है ना? तो प्रेजेंट में होगी इज, एम, आर, पास्ट में होगी वॉज और वर, और फ्यूचर में केवल विल और शैल ही हेल्पिंग वर्ब वाले शब्द हैं। आप देखिए पूरे में खाली पड़ा है, केवल फ्यूचर टेंस में विल और शैल है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आ रही है। और बच्चों में और एक चीज बता दूं आपको कि हमने अलग से एक वीडियो आपके फायदे के लिए बनाकर रखा हुआ है कि जिसमें केवल हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही डिस्कस किया है। फिर भी एक बार हम उसको रिवीजन के रूप में यहाँ देख लेते हैं। दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव। हैज आती है एक वचन में, हैव आती है बहुवचन में। ऐसे यदि पास्ट में जाएंगे तो आती है हैड, और हैड एक वचन में भी काम आती है और बहुवचन में भी काम में आती है। फ्यूचर में कुछ है नहीं।
ऐसे ये तीसरा डू और डज, डू आती है बहुवचन में और डज आती है एक वचन में। ऐसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आती है डिड, जो कि एक वचन में भी काम आती है और बहुवचन में भी काम में आती है। तो ये तो हो गए कुछ मुख्य मुख्य शब्द जो हेल्पिंग वर्ब के काम में आते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी हैं जिनको भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं, और ये भी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के रूप में काम में आते हैं। जैसे हम लेते हैं WILL विल है, SHLL शेल हो गया, ये दोनों मॉडल्स के रूप में भी काम आते हैं। और यदि हम पास्ट में कन्वर्ट करें तो ये हो गया विल का वुड और शेल का हो गया शुड। ऐसे मस्ट, तो मस्ट को मस्ट ही रखते हैं। कैन, CN, कैन को हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं कुड के रूप में, COULD कुड बोलते हैं। और मे का हो गया MIGHT। तो ये ऐसे शब्द हैं जो दिखने में मॉडल्स हैं लेकिन सहायक क्रिया के रूप में भी काम में आते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ वाक्य में देखा है, जो एम है ये सहायक क्रिया के रूप में काम में आ रहा है। ये तो हो गया पहला वाला प्रकार। और हम दूसरा देखते हैं, वो कहलाती है मेन वर्ब। और मेन वर्ब आप बच्चों जानते हैं ये कहलाती है हिंदी में मुख्य क्रिया, और इसके 3 रूप माने गए हैं जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। जो इनके प्रॉपर नाम है, फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म है, सेकंड को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म है, और थर्ड को हमने नाम दिया है पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे रन है, जो रन शब्द है उसकी फर्स्ट फॉर्म है रन है, सेकंड है RAN रैन, थर्ड RUN। तो हम कहेंगे रन रैन रन। जैसे दूसरा है ईट एट ईटन, तीसरा है से, ऐसे SAID साइड और SAID साइड। अंत में लिखा है DIE डाई, सेकंड फॉर्म होगी डाइड और थर्ड फॉर्म भी इसकी होगी डाइड। ये हमने कुछ आपको समझाने के लिए 4 ही वर्ब की फॉर्म लिए, बाकी हम अलग से एक आपको वीडियो देंगे जिसमें बहुत सारे वर्ब की फॉर्म्स अलग से ही आपको दी जाएगी। यहाँ हमने केवल समझाने की दृष्टि से केवल 4 वर्ब की फॉर्म दी है। एक बार दोबारा बता दो कि जो वर्ब है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने दे दिए टेंस के हिसाब से। ये प्रेजेंट टेंस में इजमार है, पास्ट में वाजवर है, फ्यूचर में विल सेल है। ऐसे ही हैज है प्रेजेंट में है, पास्ट में हैड होगी। ऐसे डू और डज प्रेजेंट में है और डिड होगी पास्ट में होगी। ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो प्रेजेंट के रूप में भी काम आ रहे हैं और ये पास्ट के रूप में भी काम में आ रहे हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। जो हेल्पिंग वर्ब है इसको और भी नाम है, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है या वीक वर्ब भी कहलाती है, और हिंदी में कहते हैं हम सहायक क्रिया, क्योंकि ये मुख्य क्रिया जो हमने यहाँ पढ़ी है उसकी सहायता के काम में आती है। ये जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है, इसके साथ में ही सहायक क्रिया को काम में लिया जाता है। और जो मुख्य क्रिया है ये 3 प्रकार के हैं, 3 इसके रूप माने गए हैं या 3 फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट, दूसरी पास्ट और थर्ड फॉर्म कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बच्चों हमने आपको बता दिए कि वर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं। तो आप जान गए होंगे कि वर्ब के 2 रूप हैं। एक रूप कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ब और जो दूसरा रूप है ये कहलाता है आपका मेन वर्ब। इसके अलावा बच्चों हमने जो वर्ब है उसका एक और क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। और ये किसके हिसाब से है? ये है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार से है? ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। तो ये 2 प्रकार की होती है। यहाँ 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक कहलाता है ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा कहलाता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाता है? इन ट्रांजिटिव। हिंदी में इसे कहेंगे आप अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया।
इसे हिंदी में हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जैसा ही मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हमने कर्म या ऑब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफाई किया है। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक ऐसी क्रिया है कि जिसमें वर्ब के बाद में एक कर्म शब्द का आना जरूरी है या ऑब्जेक्ट वाले शब्द का आना जरूरी है। इसमें लिखा है कर्म और ये लिखा है सकर्म। सकर्म मतलब जो सकर्मक का मतलब है कि जो कर्म शब्द के साथ में आए। और जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी ए पेन। अब यहाँ सब देखते हैं, यहाँ वर्ब कौन सी है, गेव आ रही है। कौन सी है, ही तो आगे प्रोनाउन है, GAV गेव सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद में एक शब्द आ गया जिसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट, या हिंदी में कहेंगे आप कर्म, और ये इसके बाद में आया है। इसीलिए इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, इसको हमने नाम दिया है सकर्मक। क्यों दिया है दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इस वर्ब के बाद में एक सकर्मक या एक ऑब्जेक्ट शब्द का आना जरूरी है। यदि नहीं आता है तो ये वाक्य अधूरा माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या नाम देंगे इसको आप, इसको नाम आप देंगे, कौन सा नाम दिया आपने, हमने बच्चों उसको नाम दिया है सकर्मक, अर्थात जिसमें एक कर्म शब्द का आना आवश्यक होता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब इतना लिखा तो सही नहीं लगेगा ना, अब टीच के बाद में आपको एक और शब्द देना पड़ेगा। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये दो शब्द और आगे, दो यू भी आ गया और इंग्लिश भी आ गया। ये दोनों शब्द ऑब्जेक्ट वाली जगह आ रहे हैं, और ये इस टीच जो आपकी मेन वर्ब है उसके बाद में आने जरूरी हैं। यदि नहीं आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अकर्मक वाले, और इसका आना यहाँ जरूरी है, इसलिए हो गया सकर्मक। कौन सी हो गई, सकर्मक। ठीक है, ऐसे इधर लेते हैं जो कि बिना कर्म वाले हो। पहला हम देखते हैं बर्ड्स फ्लाई, और ये फ्लाई शब्द आ गए हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, बर्ड्स फ्लाई में बर्ड्स उड़ते हैं। अब इस शब्द के बाद में कोई शब्द नहीं आ रहा है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि वो शब्द लिखना जरूरी है, अर्थात ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो, वो नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो फ्लाई या जो वर्ब है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। और क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसके बाद में कोई कर्म वाला शब्द नहीं आ रहा है। एक और लेते हैं, आई स्लीप, मैं सोता हूं। अब इसके बाद में कोई शब्द आ रहा है क्या, कोई शब्द नहीं आ रहा। कोई कर्म आने की आवश्यकता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं आवश्यकता है। यदि नहीं आवश्यकता है तो ये जो स्लीप है ये मेन वर्ब है, और ये जो मेन वर्ब है ये कौन सी कहलाएगी, कर्म वाली है, बिना कर्म वाली है। तो ये बिना कर्म वाली है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, या हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको दो प्रकार की और क्रियाएं बता दी है। एक होती है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार है, जो एक तो होती है सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट आए, एक होती है अकर्मक जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आए तो कहलाती है अकर्मक, या इंग्लिश में इंट्रांजिटिव। यदि ऑब्जेक्ट आए तो कहलाती है सकर्मक या ट्रांजिटिव। ठीक है, और हमने आपको दो दो एग्जाम्पल दे करके बता दिए हैं, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।